सबके टॉपिक लिखिए आज इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह है। इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह है साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह, जैसे इलेक्ट्रोड होता है ना, तो हम लोग कैसे कहते हैं कि एगो नेगेटिव होता है एगो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाला के एनोड कहते हैं, पॉजिटिव वाला के कैथोड कहते हैं। तो आखिर उसको कभी न कभी निर्धारित किया गया होगा ना कि इसको नेगेटिव कहेंगे इसको। तो उसका कारण सहित कि वो कन्वेंशन हुआ था 1953 में। उसी समय उसी कन्वेंशन में डिसाइड, इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं, उसी में डिसाइड किया गया कि एनोड को ऋणात्मक कहेंगे या कैथोड को धनात्मक कहेंगे। तो लिखिए तब दे देकर 1953 में हुए स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसार, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह को, इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह को सूचित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जाती है। निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जाती है। पहला नंबर लिखिए, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह ऋण इलेक्ट्रोड होता है, वह ऋण इलेक्ट्रोड होता है तथा सेल के निरूपित करने में, वह ऋण इलेक्ट्रोड होता है तथा सेल के निरूपित करने में इस इलेक्ट्रोड को बाई ब्रैकेट में लेफ्ट लिख लीजिएगा, इस इलेक्ट्रोड को बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं और यह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। और यह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, और यह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। हो गया ना। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह ऋण इलेक्ट्रोड होगा, और जो ऋण इलेक्ट्रोड होगा उसी को हम एनोड कहेंगे। एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, जब सेल अभिक्रिया लिखते हैं उस समय एनोड को। दूसरा है लिखिए
जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह धन इलेक्ट्रोड होता है। तथा सेल के निरूपण में इस इलेक्ट्रोड को दाईं ओर, इस इलेक्ट्रोड को दाईं लिख के ब्रैकेट में राइट लिखिएगा, दाईं ओर लिखते हैं और यह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। कैथोड कहलाता है। क्या बोले कि एनोड को लेफ्ट में लिखते हैं और कैथोड को, ठीक। एग्जाम्पल लिखिए, डेनियल सेल, जैसे में डेनियल सेल का निरूपण इस प्रकार किया जाता है, डेनियल सेल का निरूपण इस प्रकार किया जाता है। देखिए बताइए, डेनियल सेल में जिंक का और कॉपर होता है ना, तो कौन एनोड काम करता है, जिंक की कॉपर? जिंक। अब बोले कि जो एनोड का काम करता है उसको कितना लिखा जाता है, लेफ्ट में। तो राइट ही हुआ ना मेरा, जो आपका राइट है वही मेरा भी राइट है, ठीक है आप भी। लेकिन हम पलट जाएंगे उधर तो उल्टा हो जाएगा आपका। देखिए जिंक लिख देंगे और फिर यहाँ जिंक का विलयन लिखेंगे Zn4, फिर यहाँ डबल एक्वास है, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ डबल दिया जाता है लाइन उदाहरण रेखा, और यहाँ पर CuSO4, और फिर यहाँ एक लाइन दिया जाता है, यहाँ पर छूट गया, एक क्यों लिखाता है, एक क्यों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। यह देखिए इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, Zn हो गया, जैसे मान लीजिए कि Zn4 आप नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिख दीजिए कि Zn2 प्लस उधर लाइन खींचिएगा सीधा, ठीक ना, और फिर यहाँ पर डबल लाइन और यहाँ पर Cu2 प्लस, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या है, एक्वास है, ठीक। तो देखिए जब भी इस सेल का निरूपण है, डेनियल सेल को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो डेनियल सेल के निरूपण में हम लोग एनोड को लिखते हैं लेफ्ट में, या कैथोड को लिखते हैं। तो डेनियल सेल में जिंक आपका होता है एनोड और कॉपर होता है, तो लेफ्ट में लिखा गया जिंक, राइट में लिखा गया कॉपर। उतार लीजिए, इसका भी लंबा प्रोसेस, अभी और विधि है लिखने का। इसके बाद इधर लिखिएगा, लिखेंगे Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, अतः यह है ऋण इलेक्ट्रोड, अतः यह ऋण इलेक्ट्रोड या एनोड है, एनोड है, ठीक। चलिए तो देखिए अगर अभिक्रिया कैसे होता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
एक और इलेक्ट्रोड, चूंकि एनोड का काम कर रहा है ना, तो लिखेंगे E0A। जैसे विद्युत वाहक बल एक लिख रहे हैं, लेकिन ये किसका विद्युत वाहक बल है? एनोड का। और जेकर ऑक्सीकरण होता है ओकर विद्युत वाहक बल क्या होता है? चाहे काम कीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं E0Zn, लेकिन Zn कौन सी काम कर रहा है? एनोड का। तो क्या लिख सकते हैं? ए। और जिसका जो इसका ऑक्सीकरण होता है उसका इलेक्ट्रोड भी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? तो देखिए सारणी में एक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, सारणी से हम भी लिख रहे हैं -0.763 वोल्ट। Cu इलेक्ट्रोड पर अवकरण होता है, अवकरण होता है, अतः यह धन इलेक्ट्रोड या कैथोड है। इस पर अवकरण होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सही हो जाएगा Cu। एक इलेक्ट्रोड विभव को लिखेंगे E0Cu। लेकिन ये काम कौन चीज कर रहा है? कैथोड का। तो क्या लिखेंगे? C। एक और वैल्यू कितना होता है कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव? आसान है, 0.345 वोल्ट। गिनती में हिलाने से याद करना आसान है। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिए, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। बताइए सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? याद है आपको? कब योगफल कब निकाला जाता है? जैसे ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के योगफल को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कब? जब सेल खुला हो कि बंद हो? जब खुला बंद हो तब होता है वो। अब खुला में होता है ER-EL, ठीक ना, यानी कि EC या माइनस EA होता है खुले सेल का विद्युत वाहक बल। तब देखिए अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि कॉपर द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, जिंक द्वारा त्यागा, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है। तो अभिक्रिया कब होगा? जब सेल बंद रहेगा तब, जब खुला होगा तब। बंद रहेगा तब, अब खुला रहेगा तब। हाँ, तो केवल हम अभी ऐसे निकाल सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E बराबर ऐसे होता है ER माइनस EL। R राइट में किसको लिखा जाता है? कैथोड को। कैथोड इसमें कौन है? तो ये कहाँ लिखाएगा? वही तो समझना है। क्या होता है? EL होता है। लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है? जिंक। तो लिखाएगा क्या यहाँ पर? ई वाला समझे कि नहीं? कि बड़ा काम की चीज है, न्यूमेरिकल बनता है। जैसे सेल के निरूपण दे दिया गया ना, तो खाली आपको ऑक्सीकरण खाली मालूम हो जाए कि केकरा पर ऑक्सीकरण हो रहा है, केकरा पर देख के पता चल जाता है। जैसे ये सेल दिया हुआ है, हम बता दिए कि जो राइट में रहता है वो होता है आपका कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? अवकरण भी हो धनात्मक होता है। जो लेफ्ट में होता है ओकरा पर होता है ऑक्सीकरण, अवकरण ऋणात्मक होता है। अब फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड विद्युत वाहक बल निकालने का। तो क्या करेंगे कि देखिए तो कैथोड का काम इसमें कम कर रहा है कॉपर, एनोड काम जिंक। तो क्या लिखाएगा? कैथोड ला पहले और नहीं देखो याद हो के ना, तो देखो फार्मूला जो होता है ना E बराबर EC या माइनस E। तो खाली याद रखना कि CA मतलब पहले C या बाद में, चाहे RIL होता है ना, तो पहले R बाद में, यानी कि ठीक उल्टा ABCD के, तो ओकरो से लिखा जाता है। अब देखिए मान रख दीजिए सबके,
एक और मान कितना है देखिए DCU के +0.345 वोल्ट है ना। अब माइनस अब पहले से किस में है तो लिख दें कितना 763। हाँ चलिए सब के बदले लास्ट में लिख देंगे वोल्ट। चलिए जोड़ देते हैं उसको। अब माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा 345 वोल्ट अब पहले 0.763 वोल्ट जोड़िए तो कितना हो जाएगा। हमें लग रहा है कि 1.1 का होता है कैसे कि जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा कम रखिए 3 10 के 0 8 10 के 0 7 3 10 10 के 0 अब फिर यहाँ एक आ जाएगा जवाब एक होगा ना। लिख लीजिए हाँ वोल्ट दे दीजिए। इसी को देखिए हम लोग इतना भी लिखते हैं फाइनल करके इस तरह से जैसे 8 को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.11 जैसे 8 को हटाइएगा तो 1 हो जाएगा ना 1.1 1 के हटा दीजिएगा तो फाइनली 1.1 ही होता है 1 पॉइंट। ये आता है कि डेनियल सेल का विद्युत बल कितना होता है तो 1.1 वोल्ट। हाँ डेनियल सेल का विद्युत बल अब 1.1 नहीं रहेगा तो 1.108 वोल्ट खोजेंगे क्योंकि शुरू में तो उतना ही आया था। बोलिए शादी कर चलिए तो आगे लिखिए अब सेल का निरूपण। सेल का निरूपण देखिए जो सेल ये जो हम लिखे हैं ना इस सेल का निरूपण ही है। इसमें लिखा हुआ कौन सी है तो जो एनोड है उसको लेफ्ट में लिखा जाता है जो कैथोड है उसको धातु के छड़ और विलयन को एक स्तंभ द्वारा यानी कि एक खड़ा लाइन द्वारा करते हैं। धातु के छड़ और विलयन को एक स्तंभ द्वारा आप दोनों विलयन को अलग अलग दर्शाना कि बर्तन में ही है ही बर्तन में तो दोनों के बीच में कई गो दोनों को सफा अलग दिखाने के लिए यही सब नियम है होकर। लिखिए पहला नंबर सेल के एनोड को लेफ्ट की ओर यानी कि बाएं लिख सकते हैं। सेल के एनोड को लेफ्ट की ओर तथा कैथोड को राइट की ओर लिखते हैं। राइट की ओर लिखते हैं तथा इस सेल का विद्युतवाहक बल का मान हमेशा धनात्मक होता है। तथा इस सेल का विद्युतवाहक बल का मान हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा धनात्मक होता है। चलिए अब दूसरा नंबर लिखिएगा। एनोड और कैथोड को अलग दिखाने के लिए
एनोड और कैथोड को अलग दिखाने के लिए एनोड और कैथोड को अलग दिखाने के लिए उनके विलयनों के बीच दो उदाग्र रेखाएं ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिएगा, दो को खड़ा लाइन खींच दीजिए। दो उदाग्र रेखाएं खींच देते हैं। तीसरा लिखिएगा, धातु तथा इसके विलयन के संपर्क को एक खड़ी रेखा लिख के ब्रैकेटवा में ऐसे एक लाइन दे दीजिए। एक खड़ी रेखा से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, जैसे Zn है और Zn/4 है, तो दोनों के विलयन को अलग दिखाने के लिए इस तरह से, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, Zn और Zn2+, हाँ लिख लीजिए जैसे करके Zn Zn2+ या Zn Zn/4 हो गया ना। एगो नीचे उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण के लिए डेनियल सेल को इस प्रकार निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए डेनियल सेल को इस प्रकार निरूपित करते हैं। हो गया। हाँ लिख लीजिए। उदाहरण के लिए डेनियल सेल को इस प्रकार निरूपित करते हैं। चलिए अब लिखिए चौथा नंबर। लिखिए, यदि इलेक्ट्रोड का कोई तत्व गैसीय हो, यदि इलेक्ट्रोड का कोई तत्व गैसीय हो या तत्व के ऑक्सीकृत और अकृत रूप एक ही विलयन में हो तो इलेक्ट्रोड में अक्रिय धातु प्लैटिनम का व्यवहार किया जाता है। अक्रिय धातु प्लैटिनम का व्यवहार किया जाता है। जैसे लिखिएगा इसका कि कब किया जाता है, जब या तो दोनों में से देखिए जैसे लिखा है ना,
तो दोनों में से कोई आता है वो गैसीय हो, या तो ये वाला या था, या विलयन में एक ही धातु का ऑक्सीकृत रूप भी शामिल हो और एक ही धातु का ऑक्सीकृत रूप, मतलब कि धातु वही हो लेकिन एगो के ऑक्सीकरण होता है एगो के, तो उस स्थिति में उसके साथ प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखिएगा Pt यहाँ पर H2 लिख दे रहे, इसका 180 इसका दाब है। रुक जाइए, ऐसे मत लिखिए, ये बाद में लिख लेंगे हम पर। H2 हो गया जो गैसीय रूप में, अभी गैसीय दर्शाना है, H+, अब फिर यहाँ पर लिख देंगे डबल खड़ा लाइन लिख देंगे यहाँ पर Pt है, अभी डबल लाइन नहीं देंगे, इसका लिख लीजिए। इसे देखिए, मान लीजिए गैसीय रूप रहेगा धातु का ना, धातु या तो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो इसका प्लेटिनम धातु का प्रयोग करना है। जैसे हाइड्रोजन धातु है, हाइड्रोजन का विलयन भी रहेगा, H2SO4 जो भी रहे, जैसे H+ का मतलब कि H2SO4, तो उसमें हाइड्रोजन धनायन का काम करता है H2SO4 में। या मान लीजिए कि Fe2+ है, Fe है, मतलब धातु भी वही धातु का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और वही धातु का प्रयोग किया गया दूसरा क्षण के रूप में, लेकिन उसका भी, तो उस स्थिति में उसके साथ प्लेटिनम को दर्शाया जाता है, लिखे Pt लिख करके। यहाँ भी आरो इस रूप में रहेगा तो भी, गैस रहेगा तो भी, या धातु भी रहेगा तो भी, तो दोनों के लिए एग्जाम्पल एक कोमा दीजिएगा, इसलिए यहाँ अब है 5वां नंबर। देखिए सेल के विलयनों की शक्ति, सेल के विलयनों की शक्ति, सेल के विलयनों की शक्ति मोलारता, सेल के विलयनों की शक्ति मोलारता में, सेल के विलयनों की शक्ति मोलारता में तथा गैसीय पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब, तथा गैसीय पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की इकाई ब्रैकेट में लिखिएगा ATM ब्रैकेट बंद में व्यक्त किया जाता है, में व्यक्त किया जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि सेल का जो विलयन होगा ना, तब विलयन के शक्ति को मोलारता में व्यक्त करना है और उसमें कोई गैसीय पदार्थ रहेगा तो गैसीय पदार्थ के दाब को वायुमंडलीय दाब में व्यक्त करना है, यानी कि ATM में व्यक्त, क्योंकि जो भी विलयन का प्रयोग किया जाएगा उस विलयन का कुछ ना कुछ शक्ति होबे करेगा। जैसे में लिखिएगा, जैसे देखिए प्लेटिनम यदि गैसीय हो तो हम लोग इसको गैसीय है तो एक दबाव होगा तो दबाव को इसको ATM में लिखते हैं। यदि विलयन के रूप में होगा तो उसके सांद्रण को हम लोग किस में लिखते हैं, मोलारता में। मोलारता को बड़का में से लिखते हैं कि छोटका में से, हाँ मोल लता को छोटका से लिखा जाता है। तो गैसीय दाब को लिखते हैं ATM में, आप विलयन के शक्ति को लिखते हैं मोलारता में। हो गया, ये तो विधि हो गया सेल अभिक्रिया लिखने का विधि कि सेल के निरूपण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए बता दिए कि विलयन और क्षण को अलग दर्शाने के लिए एक लाइन, दोनों विलयनों को अलग दर्शाने के लिए 2 लाइन। यदि उसमें कोई गैस हो या ऑक्सीकृत अवकृत धातु एक ही हो तो उसमें प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया। अब विलयन के शक्ति को मोलारता में और उसके दाब को ATM व्यक्त किया जाता है। एनोड को किधर, राइट में कि लेफ्ट में, एनोड को राइट में, कैथोड को लेफ्ट उल्टा। अब लिखिए सेल अभिक्रिया लिखने की विधि।
सेल अभिक्रिया लिखने की विधि। मेथड ऑफ राइटिंग सेल रिएक्शन। मेथड ऑफ राइटिंग सेल रिएक्शन। चलिए पहला नंबर लिखिए, सेल में बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड रहता है। सेल में बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड रहता है। बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड रहता है। दूसरा लिखिए, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। ये बात आप जानते हैं दोनों। तीसरा लिखिए, प्रत्येक विलयन में होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। प्रत्येक विलयन में होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। प्रत्येक विलयन में होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल रिएक्शन। जैसे देखिए दो विलयन था ना, वो इसमें वो यहाँ पर, और दोनों को लवण से तो जोड़ा गया था, तो इसमें जो अभिक्रिया होगा तो वो कहलाएगा अर्ध सेल अभिक्रिया, जो इसमें होगा वो भी कहलाएगा। और दोनों मिला करके कहलाता है सेल अभिक्रिया या पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो कै गो लिखे अभी तक ले आप? चौथा लिखिए, दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के बीजगणितीय योगफल को दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के बीजगणितीय योगफल को सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए वो लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। वो क्वेश्चन लिखिएगा। नियम तो अलग बात है, क्वेश्चन बनाना अलग बात है। लिखिए, सेल ZnSO4 एक्वास डबल लाइन HCl एगो लाइन H2। जब भी किसी धातु गैस होता है तो उसके साथ प्लेटिनम धातु। इतना लिख लिए कि सेल अभिक्रिया लिखे, कि सेल अभिक्रिया लिखें। बहुत आसान होता है। चलिए देखिए, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कर अभिक्रिया लिखते हैं और एक कर अभिक्रिया लिखते हैं। इसमें बताइए कि सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है? जिंक एनोड है, ठीक। एनोड का ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है? तो अभिक्रिया भी समझिए कि लिखा गया, जिसे अवकरण ऑक्सीकरण होता है जिंक का ना, तो Zn2 प्लस प्लस क्या होगा एक और ऑक्सीकरण। आई कौन सी काम करेगा? एनोड काम करेगा। तब एनओ लिख लीजिएगा कि ये अभिक्रिया जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? एनोड पर, ठीक ना।
फिर देखिए कैथोड के रूप में इसमें हाइड्रोजन धातु है। ये जो रहता है ना वो आपका कैथोड के काम करता है, उधर राइट साइड वाला। तो देखिए उसका ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा? अवकरण होगा, यानी कि H+ आई तो 2 गो त्याग गया, लेकिन ये एक को ग्रहण करेगा, रुक जाइए, बन जाएगा H2। तो यानी बैलेंस करने के लिए या 2 होगा यहाँ पर भी 2। एक और क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, सॉरी ग्रहण कर रहा है। अब दोनों के मिला के लिख देते हैं तो यही है आपका हो जाता है कौन सी? सेल अभिक्रिया। 2 ई से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा Zn+। इसी को एक और रूप में लिखा जाता है। देखिए H+ आयन का मतलब होता है कि विलयन के रूप में है। जैसे मान लीजिए कि HCl कहीं लिखा हुआ है ना, तो HCl को सेल के निरूपण में केवल H+ लिख दीजिएगा ऐसे क्लास ना, तो इसका मतलब होता है Hc, मतलब कि विलयन के रूप में ही है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं H+ आयन का मतलब केवल HCl होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसी को Zn प्लस HCl। अभिक्रिया करेगा तब बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए ZnCl2 का मतलब क्या हो सकता है बताइए तो? ZnCl2 है ना, तो ये तो विलयन के रूप में है, तो इसको हम केवल Zn2+ इसे लिख के एक बार नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए Zn2+ है तो इसको HCl2 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे देखिए सबसे पहले जब भी सेल, कोई भी हम सेल देंगे ना, तो सबसे पहले देखिएगा कि उसमें कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। तो लेफ्ट में इसमें कौन है? जिंक। और राइट में कौन है? हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट में होता है वो वाला कौची होता है? एनोड होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो जो अभिक्रिया होगा एनोड पर होगा, तो लिख देंगे कि एनोड पर। एनोड पर कौची होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Zn में जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Zn2+ 2 गो, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए कौची? ऑक्सीकरण। कैथोड के रूप में कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे विलयन के जैसे HCl है ना, तो देखिए कहीं कहीं H लिखा रहता है इसे, तो H लिखा रहेगा तो अपने से कुछ लगा लीजिएगा, जब नहीं दे रहेगा तो कोई विलयन लगा लीजिएगा, HCl लगा लीजिएगा अपने मन से, HCl के विलयन समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एकरा पर हाइड्रोजन पर कौची होगा? अवकरण ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बन जाएगा H2। एकरा पर क्या हो रहा है? अब दोनों को एक साथ मिला के लिख दीजिएगा तो वही सेल अभिक्रिया होता है। देखिए अब इस तरह से लिख दिए तो H+ का मतलब क्या होता है? केवल HCl भी होता है, या HCl का मतलब केवल विलयन के रूप में। तो बताइए तो अब जब जिंक की अभिक्रिया कराइएगा HCl से तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 बनेगा कि नहीं? आज Zn को हम लोग Zn+ लिख सकते हैं केवल प्लस H2। तो देखिए लिखा है कि नहीं यहाँ पर? ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहने का मतलब है उतार लीजिए एगो दे। हाँ यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है 2 लगा के, इसलिए नीचे वाला बताए हैं क्योंकि अगला बार उल्टा रहेगा, रिएक्शन दे ले रहता है, कहता है कि सेल तैयार करें, यानी कि ऐसा बनाए। अभी सेल दे रहे हैं, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसके बाद अभिक्रिया देंगे और कहें कि सेल तैयार करो, ऐसा का उल्टा सीधा दोनों। देख क्वेश्चन यदि उतार लिए हैं तो ऊपर लिख रहे हैं सेल Zn और ZnS4 डबल लाइन CD
ISO4 और यहाँ पर लिखा हैगा CD। CD कैडमियम होता है। सेल इतना की सेल अभिक्रिया लिखे, सेल इतना की सेल अभिक्रिया लिखें। ये जो सेल दिए थे कि लेफ्ट में कौन है, जिंक, तो जिंक का काम होगा ऑक्सीकरण, ये नोड का काम करेगा। इसमें CD है, एक कौन सी होगा ऑक्सीकरण, नहीं कौन सी काम करेगा, और इसी लिख देना सेम टू सेम। आप बनाइए, हम देखेंगे कैसे आप बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।